हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास के चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के सभी टॉपिक वाइज बारी बारी से इस अध्याय के सारे प्रश्न और जो भी इस चैप्टर में दिया गया है उन सभी के बारे में बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षा, एसएससी, सीजीएल के साथ साथ आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी का बुक जो है यह काफ़ी अनिवार्य है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक है जैसे अध्याय संख्या 4 मानचित्र। तो हम जानते हैं मानचित्र जो होता है यह एक पृथ्वी का नमूना होता है जिसे हम कागज पर दर्शाते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में यानी कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, और ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। यानी कि ग्लोब जो होता है जिसे पृथ्वी का नमूना कहते हैं, और पूरे पृथ्वी को एक बार देख लेना संभव नहीं है, लेकिन एक ग्लोब ही एक ऐसा मापक है, पैमाना है जिसके आधार पर हम पूरी पृथ्वी को हम देख सकते हैं। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पृथ्वी को पूरी अध्ययन करते हैं, यानी कि जब हम पूरी पृथ्वी के पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला तथा शहर, गांव के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित ग्लोब नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का ही उपयोग करते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक बड़े भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। प्रश्न है मानचित्र क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई जो एक रेखा होती है या चित्र होती है उसी को हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन ग्लोब एक लेकिन यह एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, क्योंकि ग्लोब जो होता है वह गोल होता है और उसको चपटा करना संभव नहीं है। इसलिए मानचित्र को एक कागज पर दर्शाया जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, यानी कि मानचित्र बन जाता है या एक ग्लोब बन जाता है। ठीक है, तो एटलस यानी कि मानचित्र जो है, नक्शा, वो विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। और मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र, यानी कि भौतिक मानचित्र जो है वह क्या है? तो देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र जो होता है उसी को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न है भौतिक मानचित्र या ऊंचावच मानचित्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदानी इलाका, नदी, महासागर
इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसी मानचित्र को हम भौतिक या ऊंचावत मानचित्र कहते हैं। अगला है राजनैतिक मानचित्र। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न है, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आगे है थीमैटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन, उद्योग आदि के लिए वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि जो होते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को हम थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो थीमैटिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे मानचित्र हैं जिससे हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं उन्हीं मानचित्रों को हम थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं? इसका सही उत्तर होगा मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी दूरी, दिशा और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। तो दूरी मानचित्र यानी कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और या यह कह सकता है कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इसलिए मानचित्र को एकदम अपनी आवश्यकता अनुसार उसे छोटा बना दिया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। प्रश्न है कि पैमाना क्या होता है? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं, यानी कि मात्रक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जो होती है वह 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी के मानचित्र पर हम जब दर्शाएंगे तो मात्र उसको 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त करेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी जो होती है वह स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाती है, जबकि 2 किलोमीटर की दूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी वह आपको 10 किलोमीटर स्थल की दूरी को दर्शाती है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों का कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इस छोटे पैमाने वाले को हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
इसमें दिए गए कुछ तथ्य है, जैसे कि चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। जैसे एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से ई, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें तो यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। तो देखिए दिशा, यानी कि दिशा को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना रहता है। यानी कि मानचित्र में अनेक जगह पर दाहिने तरफ जो रहता है वह तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष यानी कि अक्षर उ लिखा रहता है। तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यानी कि मानचित्र पर दर्शाए गए उत्तर की तरफ यानी कि तीर चिन्ह जो दर्शाया जाता है और उ लिखा रहता है, उसी दिशा को हम उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चित्र जैसे 4.2 में मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दर्शाया गया है। तो वे प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। यानी कि प्रधान दिग बिंदु, जैसे कि फिगर नंबर 4.2 में आप समझ सकते हैं कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ओ यानी कि सभी दिशाओं को निरूपित किया गया है और इस निरूपित किए गए स्थान को हम प्रधान बिंदु यानी प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व जिसको द पू लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम द प तथा उत्तर पश्चिम उ प। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, और ऑप्शन नंबर 2 में दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो हम दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अगला टॉपिक है जैसे प्रतीक। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह यानी कि निशान। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायांकों यानी प्रतिबिंब, रंग, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीक यानी कि इन चिन्हों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में यानी वर्तमान में दर्शाया गया है रेल लाइन, जो कि बड़ी लाइन, मोटर लाइन और रेलवे स्टेशन, यानी कि इन सभी के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। जबकि सड़क यानी पक्की सड़क और कच्ची सड़क, यानी कि यह पक्की सड़क हो गई और यह कच्ची सड़क जिसे टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। सीमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राज्य तथा जिला सीमा है, तो इसको निम्नलिखित संकेतों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इन सभी को यानी कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, छतरी
यानी इस सभी को भी एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, देखिए पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ और पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन, और पोस्ट एवं टेलीफोन ऑफिस जो होता है, टेलीफोन ग्राफ टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है उसको दर्शाया गया है। बस्ती यानी कि जहाँ पे कब्रिस्तान होती है, ये कब्रिस्तान है। और पेड़ एवं घास को भी दर्शाया गया है। पेड़ और घास को भी निम्नलिखित प्रतीक यानी कि निम्नलिखित चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है। तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे चित्र 4.4 को आप आसानी से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि नदी किस दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास में से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 में किसी प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। और 4 में रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। और निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है। छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट ऑफिस एवं पोस्ट टेलीग्राफ और कब्रिस्तान। तो प्रतीक के माध्यम से हम जानेंगे, यानी कि प्रतीक यानी कि इन सभी चीज़ों को यानी कि सभी संकेतों को हम प्रतीक कहते हैं। और कुछ रूढ़ प्रतीक जैसे चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार और हरा रंग जो है वह मैदान को दर्शाने के लिए किया गया है। यानी प्रतीक चिन्ह में यानी कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वत के लिए और पीले रंग का इस्तेमाल पठार के लिए तथा हरे रंग का इस्तेमाल मैदान को दर्शाने के लिए किया गया है। तो रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण यानी कि प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। तो मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कक्षा आरेखन बना सकता है, यानी कि एक कक्षा यानी कि रेखा बना सकता है, चित्र बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी कि कच्चे रेखे को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, जैसे कि खाका मतलब होता है एक ढांचा, पैमाना। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। प्रश्न है खाका किसे कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। यानी कि जब एक बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, उसी रेखाचित्र को हम खाका कहते हैं।